नमस्कार। भारत में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही है, बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ, बहुत सारी चीज़ों के फेवर में, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन जो आज हम मुद्दा बताने जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी एक्सक्लूसिवनेस है एक युवा व्यक्ति इस तरह के कागज लेके जगह जगह अलग जगह रहे हैं, अपने लिए कुछ जागृति फैलाना चाहते हैं, कुछ बात उन्हें एक बीच में रखना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि वो चाहते क्या है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रितांश आजाद है। रितांश आजाद। जी जी जयपुर से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। रितांश जी, क्या है ये कागज में, वाइट कागज में काला काला पेन से क्या लिखा है आपने? जी, देखिए, हमारा एक संगठन है क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा, और उसके साथ में और कई और संगठन मिलकर यहाँ पर असल में क्या हुआ था, अक्टूबर में के अंत में प्रकाश अंबेडकर जी आए थे जयपुर। इस अक्टूबर? हाँ, इस साल के अक्टूबर के अंत में प्रकाश अंबेडकर जी आए थे और कई सारे अंबेडकरवादी संगठन, वामपंथी संगठन की मीटिंग हुई थी। तो उसमें ये तय हुआ था कि 25 दिसंबर को, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, मनुस्मृति दहन करी थी 1927 में, उसी दिन एक प्रदर्शन किया जाएगा। और वो प्रदर्शन इस बारे में होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगा रखी है। अच्छा। और मनु वो व्यक्ति है जिसने इस देश में जातिवाद की जड़ों को मजबूत किया 2000 साल से, जो हमारे देश में लगातार जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, उसकी जड़ें और उसकी जो आइडियोलॉजिकल उसका जो स्फीयर है वो मनु ने दिया। जो अम्बेडकर जी कहते थे कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है जातीय व्यवस्था में भारतीय समाज। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि जो मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इसीलिए उसी मनुस्मृति के पहले अध्याय में ये लिखा है कि बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है शूद्रों का काम। इस तरह की जो मानसिकता है, क्या हम इस देश में जब संविधान लागू हो रखा है 1950 से, तो क्या हम इसको मानेंगे? तो इसीलिए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मूर्ति लगी, उसके पीछे देखिए अपने विपक्ष के लोगों से जिनसे आप सहमत नहीं हो, उन लोगों से भी संपर्क किया होगा, उनके बारे में पता किया होगा। तो अगर हाई कोर्ट में अगर मनु की मूर्ति लगी तो उसके पीछे कोई लॉजिकल आर्गुमेंट होगा? देखिए, इसलिए लगाई गई। देखिए, इसमें यह है कि इसकी बहुत षड्यंत्र करके वो लगाई गई थी, और उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेन बात यह है कि वो विचारधारा क्या है उस पर बात हम चाहते हैं कि वो हो। पर वो 1989 में लगाई थी, और ये कह के लगाई गई है कि भाई ये देश के पहले नियम देने वाले व्यक्ति है, मतलब पहला कानून जो है, पहले कानून का वो व्यक्ति। तो बात ये है कि पहला कानून अगर है तो वो था और होगा, लेकिन 1950 के बाद से तो संविधान ही हमारा कानून है, और संविधान को ही संविधान पे चलता है सारा देश, उसी सब कुछ चलता है। और कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। बिल्कुल। तो कोर्ट अगर संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है तो उस कोर्ट के अंदर इस तरह की मूर्ति जो का होना आपके नजर में वो सही बिल्कुल सही नहीं है। और इसके खिलाफ एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि इवन राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाई गई है कई संगठनों के द्वारा, तो उन्होंने भी इसमें बोला कि इसका विरोध करना। अभी तो राहुल गांधी रीचेबल थे। इसीलिए आप रीच हुए? बिल्कुल। और हम नहीं पर्सनली मिले, हम पर्सनली नहीं मिले, लेकिन कई सारे संगठनों ने बात वहां तक पहुंचाई है, और उन्होंने भी कहा है कि इस पे सोचेंगे। जी, बिल्कुल खुद राहुल गांधी ने बोला है, और अशोक गहलोत जी तक भी बात पहुंचाई। अब देखिए कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका तो कथनी करने में बहुत अंतर लगता है हमको, क्योंकि 1989 में भी कांग्रेस सरकार थी जब ये लगाई गई थी। अच्छा। तो तब से लेकर अब तक 33 साल हो गए, मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा साल हो गए हैं, और तब से ये कोर्ट में चल रहा है। और हर बार जो एक विशेष मानसिकता के लोग, जातिवाद मनुवाद मानसिकता के लोग इसको कोर्ट में चलने भी नहीं देते इसको ढंग से। तो हम बस ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार लॉ लाए, इसको हटाए मूर्ति को, क्योंकि ये शूद्रों के खिलाफ। हटके किसकी मूर्ति लगनी चाहिए? हटके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, जिनको बाहर लगा रखा है उन्होंने। भारत के पहले कानून मंत्री। बिल्कुल, भारत के पहले कानून मंत्री जिन्होंने संविधान निर्माता करा, और ना सिर्फ वो बल्कि जाति उन्मूलन की उन्होंने जो संघर्ष और सपना देखा है, उसको हम पूरा अगर करना चाहते हैं तो तभी हो पाएगा जब मनुवाद को हम उखाड़ के फेंक देंगे समाज से। रितेश जी, आपकी उम्र कितनी है? रितांश जी, उम्र कितनी? मेरी उम्र है 32 साल। 32 साल। जी। मनु स्मृति के कितनी बार पढ़ा आपने? जी, मैंने मनुस्मृति का जो मेन अंश जहाँ से वो लॉ आते हैं जो आपत्तिजनक है, 8वां 9वां 10वां चैप्टर मैंने पढ़ा है। और उसमें मैं जो बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा मेरे को मौका दे तो 8वें और 9वें अध्याय को सभी साथी अगर YouTube पे आएगा, हाँ, तो ये सभी साथी जो YouTube पे देखेंगे उसको आप सबसे अपील ये है कि 8वें और 9वें अध्याय को पढ़ें, इसके अंदर कि क्या क्या लिखा है। तो मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 8वें अध्याय में महिलाओं, हाँ, ये लिखा है। ये आपके के द्वारा बनाया गया? जी, मेरे द्वारा बनाया गया। मनुस्मृति का 8वां अध्याय श्लोक 416 ये कहता है कि शूद्रों को संपत्ति बनाने का
कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचिए, ये इसका मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 470 ये कहता है कि शूद्रों के पास, शूद्र अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को किसी उसके नाम से या उसके जाति के उपनाम से पुकारे तो उसके मुंह में जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। इसी तरह इसी अध्याय का 280वां श्लोक ये कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी तथाकथित सवर्ण जाति व्यक्ति के साथ बैठने की इच्छा रखे तो उसके पीछे का हिस्सा काट देना चाहिए। इसी तरह इसी अध्याय के श्लोक 271 ये कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को धर्म उपदेश दे तो उसके मुंह में गरम जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई है। महिलाओं के बारे में ये लिखा कि महिलाओं को स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब बातें जो है 1950 के बाद में ये खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं तो 8 अध्याय से पहले 7, 6, 5, 4 जी जी वो क्या है, वो काम के इसमें वो रिलेवेंट हर जगह पे बहुत सारे नियम हैं कि ऐसे जिंदगी जी जाए, उसमें हम उसको नहीं मानते क्योंकि हम तो मानते हैं कि संविधान का जब से लॉ है तब से हम उसको मानते नहीं है। ये अंधविश्वास है ना। हाँ भारत में भी लागू बिल्कुल नहीं, हमारा ये कहना है सर, इसमें थोड़ा सा मेरा अंतर है कि लागू तो हो गया संविधान 1950 में, मनुस्मृति कहीं भारत में। जी 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 सुनिए, मेरा ये कहना है कि संविधान 1950 में लागू हो गया लेकिन समाज में लागू नहीं हुआ आज तक भी। वो इसलिए लागू नहीं हुआ कि इस देश में हर साल ST/SC एक्ट में कितने मामले दर्ज होते हैं हमको पता करना चाहिए। NCRB का डेटा कहता है कि 40-50 हजार से ऊपर। ये बात समझ में आती है हाँ, कि भारत में आप देखिए रिजिड और नकारात्मक जातीय व्यवस्था जी 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 बिल्कुल भारत को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उस जातीय व्यवस्था को बनाने में क्या मनुस्मृति का हाथ है? बिल्कुल। या उसको मेंटेन रखने में मेंटेन रखने का हाथ, मेंटेन रखने। आपकी नजर में कितने ऐसे भारतीय या जिसको अपन हिंदू बोलते हैं, वो जो जिससे संबंध है मनुस्मृति का, कितने ऐसे हिंदू हैं, आम हिंदू जो मनुस्मृति का नाम सुना हो या मनु का नाम सुना है या उनके घर में मनुस्मृति है या मनु व्यक्ति नाम की कोई मूर्ति फोटो है या पूजा करते हैं या जानते हो उस नाम को सुना हो। देखिए बात ये है कि गीता भी लोगों ने पढ़ी नहीं है, महाभारत भी पढ़ी नहीं है, रामायण भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उन सारी कहानियों को हम जानते हैं और हमारे जिंदगी में उस विचारधारा के हिसाब से हम जीते भी हैं उसको। और अगर नहीं जीते तो छूत अछूत होता नहीं है। इंद्र मेघवाल को मारा नहीं जाता, जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने के लिए पीठ नहीं दिया जाता। इस देश में 70 से 80 हजार ST/SC एक्ट में कानून दर्ज नहीं होते जातिवाद के ऊपर। हम मनुस्मृति को और मनु का नाम भले ही ना जाने पर उस विचारधारा हमारे हर जीवन में स्थापित है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, महिलाओं के बारे में मनुस्मृति ये कहती है कि महिलाओं को जवानी में, बचपन में पति के अधीन रहना चाहिए, जवानी में पिता के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में लड़के के अधीन रहना चाहिए। क्या ये सच नहीं है हमारे समाज का? क्या ये सच नहीं है कि आज भी पिता की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, जबकि हिंदू कोड बिल तो 1950 में लागू हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे समाज के अंदर वो मानसिकता जो है अदृश्य रूप से मनुस्मृति का स्वरूप समाज और व्यवस्था में अभी भी जिप्त है। आप देखिए मनुस्मृति में ये लिखा है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स के लिए। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है और बाकी तीनों वर्णों की जो भी उसमें शूद्र जो भी मेहनत करें। शूद्र कौन है पहले तो हमको ये भी समझना चाहिए। आज के समय में जिनको शूद्र बोला गया मनुस्मृति में वो आज के समय के ST/SC OBC मुसलमान है, यानी 85%। अगर मैं इसको एक दूसरे रूप में बोलूं, जो मेरा सोच है, निजी सोच है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है शुरुआत हुई होगी उस समय ये हुआ होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों में बना होगा। उसमें मनु ने बनाया या पहले से समाज ने बनाया या किसी वैदिक व्यवस्था ने बनाया। उस समय ये माना जाता था कि सारी व्यवस्था थी कर्म पर रहा, ऐसा कहते हैं। अब इसके बहुत सारे इस पे थोड़ा सा वो होगा। नहीं, मैं एक बार मेरी बात सुनिएगा, है ना। उसके बाद में उसमें ही माना जाता है कि साहब जो लड़ाई में या जो सुरक्षा करेगा वो सब क्षत्रिय कहलाएगा, और जो पढ़ाई कराएगा, स्टडी कराएगा या जो भी ज्ञान का काम करेगा, नॉलेज सोसाइटी में काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो सर्विस का, सेवा का काम करेगा वो शूद्र कहलाएगा। और जो बिजनेस का काम करेगा, 4 सेक्टर बनाए थे सोसाइटी के। अब वो शिफ्टेबल थे। अगर आप क्षत्रिय का काम बाप कर रहा है, बेटा अगर बिजनेस कर रहा था, वो बस वैसे बन जा रहा था। धीरे धीरे चीजें, ऐसा मेरी लेमैन नॉलेज के हिसाब से धीरे वो चीजें रिजिड बन गई। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन गया, है ना, वंशानुगत रूप से वो रिजिड बन गया। अब जो अपन देखते हैं आज की अगर स्थिति में, अगर आजादी के बाद की स्थिति बताऊं, आजादी से पहले नहीं बताता हूँ, अगर अपन देखते हैं तो आज भी अगर अपन माने तो समाज में 2-4 वर्ण हैं आज की सोसाइटी में। अगर आप गरीब हैं, है ना, पास पैसा नहीं है
या फिर आप सर्विस क्लास से हो, सर्वेंट हो, जी जी, तो एज ए सर्वेंट वो 4th क्लास हो गया, जो सेवा का काम करता है। सर्विस सेक्टर अपने एक बहुत बड़ा प्राइवेट में गवर्नमेंट में सर्विस सेक्टर है पूरा ना। अगर आप मिलिट्री में हो, अगर आप पुलिस में हो तो वो क्षत्रिय हो सकता है। अगर बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करता है वैसे हो सकता है ना। अगर कोई टीचर है, एजुकेशन का काम करता है, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे 4 वर्ण अभी भी अपन मान सकते हैं। जैसे वर्णों में आज भी सोसाइटी दिखती है अपने को। पढ़े हुए लोग अलग तरह से दिखेंगे, व्यापारी लोग अलग तरह के माइंडसेट के होंगे, लड़ाई मतलब जो क्या कहते हैं पुलिस फौज वाले, उनका मार्शल सोच होती है, वो हार्डकोर होते हैं, सोचने बोलने में उनको कुछ सहन नहीं होता है, गलत चीजें सहन नहीं होती, वो दिखते हैं। और जो सर्विस क्लास है वो रिक्वेस्टिंग टोन में लोगों की सेवा करते हैं, वो भी प्राइवेट में हो चाहे वो किसी में भी हो। वो अगर बुरा भी आगे वाला कंज्यूमर उनके साथ बुरा बर्ताव भी करता है तो वो भी सर करके रिक्वेस्ट करके बात करते हैं। हम लोग हमारे जो भी काम करते बात करते हैं। तो वो कि वो सिस्टम हमारे आज की सोसाइटी में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सोसाइटी धीरे धीरे अपना भी डायलूट हो रही है। देखिए एक बात इसमें समझिए, आपने जो बोला कि इसमें जो मनुस्मृति आप युवा हो इसलिए मैं ज्यादा गुरेज रहा हूँ। नहीं बुजुर्ग से हमारे मेहताराम जी अम्बेडकर विचार समिति के जो जाति व्यवस्था के विरोध में एक बहुत बड़ा आजीवन मूवमेंट चला है, आजीवन मूवमेंट चला है उन्होंने। तो अम्बेडकर विचार उनसे जानना, लेकिन उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपसे आज जानना जरूरी है अम्बेडकर युवा क्या सोचता है। तो इसमें एक बात सर ये कहना था, अम्बेडकर विचार में पहला जो संगठन था जिसने इसका विरोध किया था, तब से मनु की। अच्छा एक बात, अच्छा इसमें मैं ऐड करूंगा जो आपकी बात इस पे बहुत सारे हिस्टोरिकल डिबेट है कि वो पैदाइशी पहले था कि कर्म के आधार पे था। बहुत सारे किताबों में पढ़ा, वो तो यही पढ़ा है, पर बहुत सारे में स्कूलों में पढ़ा है, इस पे डिबेट है। और इसमें मैं एक बात जो रेफर करना चाहता हूँ वो है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में भी यही लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए भुजाओं से। तो पैदाइश वाला जो पॉइंट है वो वहां पर भी आ रहा है ऋग्वेद के अंदर। और ये आप चेक करिए सारे लोग, आप तो गूगल है सबके पास में, कि ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में लिखा हुआ है। तो इससे मतलब जाति व्यवस्था का सूत्रदाता मनु नहीं है, उससे पहले से है वो, पर वो रिजिड कर रहा है इसको वापस से। हाँ, उसने सिस्टमटाइज करके जाति व्यवस्था में आपको लगता है कि सिस्टमटाइज करके संहिता बना दी, एक रूल बना दिया, सोसाइटी का रूल बना दिया, इसके अकॉर्डिंग आप चलो। पहले से रिजिड हुआ, खुद का इन्वेंशन नहीं है, सोच पहले से था वो, पर उसको रिजिड कर दिया गया। अच्छा इसमें मतलब वेद खराब नहीं, बिल्कुल हम तो शुरुआत वेद से। संत रविदास ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, संत रविदास ने कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और पत्थर मूरत कछु न खाती, खाती ब्राह्मण जेला रे। अब वो संत रविदास को पकड़िए, उन्होंने बोला ये बात है और हम तो उनको मानते हैं, है ना, हम तो उनकी बात को समझते हैं कि अच्छा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि युवा के साथ बात करें, ये जो गुस्सा और जो एक उत्साह और जोश जुनून और जो 25 दिसंबर को जो करने वाले करेंगे जो, वो इस वजह से है कि ये बाय डिफॉल्ट एक हिंदू समाज के अंग है, और इनको लगता है युवा होने के नाते, जन्म इनके हाथ में नहीं था, जहाँ भी जन्म होना था वहाँ हुआ है, लेकिन इनको ही लगता है कि मैं हिंदू समुदाय में जन्म लिया है मैंने, तो मेरे साथ ये फिर 4th क्लास का 4th वर्ण के रूप में मुझे मेरे साथ क्यों ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस सारी चीजों की, क्योंकि वेद भी हिंदू का पार्ट है। हाँ नहीं, एक मिनट इसमें बात, आपने बहुत सारी बात क्या कहते हैं, मनुस्मृति हिंदू का पार्ट है। तो आपको ये लगता है कि इनमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एक बात समझिए, जो आपने कहा कि वो सेवा, और ये पहले तो जन्म वाला, तो जन्म और उस पर तो एक वो है डिबेट, तो उस पर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज भी ST SC OBC के जो लोग हैं वो प्राइमरी तौर पे मजदूर किसानी है आज भी। क्यों? आप अरे क्योंकि ये ऐतिहासिक तौर पे संपत्ति का अधिकार नहीं था उनको, इसीलिए। और संपत्ति का 1972 अरे मेरी बात तो खत्म हो गई। इस देश में फोर्ब्स मैगजीन, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, फोर्ब्स मैगजीन जाके चेक करें लोग, फोर्ब्स मैगजीन में 30 सबसे बड़े करोड़पति, उनमें से ज्यादा लोग बनी हैं, अपने आप नहीं हुआ वो, है ना। आप देखिए मठाधीश सबसे ज्यादा कौन है, कौन सी जाति से आते हैं, है ना। आप देखिए कि सबसे ज्यादा बाबा कौन सी जाति से आते हैं, क्या वो बिजनेस नहीं है इस देश में। ये आपके क्या ज्योतिबा फूले ने कहा है कि अगर किसी का नाई का धर्म, अगर जो धर्म नहीं है नाई का बाल काटना, उसका धंधा है, उसी तरह ब्राह्मण का धंधा है वो, समझ रहे। ज्योतिबा फूले ने तो इससे एकदम क्रूड फॉर्म में बोला है। तो देखिए मठाधीश कौन है इस देश में, इस देश में संपत्ति ज्यादातर किसके पास है, और जो गैर संपत्ति निर्माण मजदूरों का हमारा यूनियन है, 500 मजदूरों की हमारी हमने मेंबरशिप करी, उसमें ज्यादातर लोग SC समाज के, ST समाज के, OBC से। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। मेहताराम जी, आप अम्बेडकर विचार समिति चलाते हैं, वो बहुत लंबे समय से इसके लिए डेडिकेटेड है, आप समाज के काम करते हैं। जो इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि SC ST समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी मजदूर क्लास से हैं, अभी भी बिल्कुल लेबरल क्लास से काम करता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात आपको, अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था और उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत संघर्ष किया, ये आप लोग सब जानते हैं। अम्बेडकर जी को बहुत मुश्किल से संविधान सभा में शामिल हुए थे, बहुत मुश्किल से संविधान को अप्रूव कराया था, बहुत सारी डिबेट हुई थी, असहमति बहुत सारी थी। बनाने के बाद में भी वो कानून मंत्री से उनको इस्तीफा लेना पड़ा, फिर अल्टीमेटली उन्होंने हिंदू धर्म भी छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण किया है ना। तो बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग किया उन्होंने। उसके बावजूद वो करने के बाद वो चीज़ जो वो कर सकते थे, जो इतिहास लिख सकते थे, जो यूटर्न सोसाइटी को दे सकते थे, उसका आधार लिख दिया। वो लिखा संविधान में समान अवसर का अधिकार, है ना, समानता का, हर तरह का समानता का, लिंग भेद, जाति, धर्म, किसी के आधार पर भारत में किसी के साथ में सिस्टमेटिकली कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। किसी घर में जाएंगे तो हो सकता है भेदभाव हो जाए, वो पानी पिलाने में, चाय पिलाने या खाना खिलाने में या व्यवहार करने में भेदभाव कर, लेकिन सिस्टम के साथ में भेदभाव नहीं। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ये सब कर सकता है। आज 7 दशक गुजरने के बाद भी अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया ये वरदान, समानता का अधिकार, उस वरदान का SC ST के समुदाय के लोगों ने उपयोग क्यों नहीं कर पाए? क्यों वो समान नहीं हो पाए? मैं बस उसमें एक क्योंकि आप एनालिसिस है, आप सोसाइटी के साथ रहे हो, तो क्या वजह है कि अभी भी समानता की चीज़ अचीव नहीं हुई सिस्टम में? मैं सोसाइटी में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि सिस्टम में हो गया तो सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समान इक्वलिटी देना पड़ेगा। कलेक्टर को, अगर कोई कलेक्टर है SC का व्यक्ति, जो मैं मानता हूँ, अगर वो किसी जनरल के घर में जाएगा तो कलेक्टर साहब अपना, जनरल वाला अपने आप को धन्य माने, कलेक्टर साहब मेरे घर आए, चाय क्या पीने, जो भी पिलाएंगे वो पिलाएंगे उनको। लेकिन अगर SC वाला मजदूर क्लास का, मेरे को जनरल वाला मजदूर क्लास का है, तो हर कोई व्यक्ति उसको उस मजदूर के लिए कंसिडर करेगा। तो हमने अपना स्टेटस क्यों नहीं उठाया? क्यों समानता के अवसर का फायदा नहीं करा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या समाज ने रोका? क्या पॉलिटिकल सिस्टम ने रोका? या खुद ही इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए? या दलित संगठन इतने मजबूती से इन चीज़ों को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए? आपका अनुभव क्या रहता है? देखिए, ये जो देश के अंदर संविधान के द्वारा जो आरक्षण की जो व्यवस्था की, उससे SC ST के बहुत से लोग लाभान्वित हुए और वो देश के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचे। आज हमारे राष्ट्रपति भी, लेकिन विडंबना ये रही कि वो तो पहुंच गए और वो जो उसका वंचित वर्ग था, वंचित परिवार थे, उसी वर्ग से नहीं समझे, उनकी उन्होंने उपेक्षा रखी, उनसे दूरी बना दी, उनसे दूरी बनाई। वो अपने आप को तो इस्टेब्लिश कर पाए, लेकिन उनके मन में जो एक डर था देश की आज़ादी से पहले कि हम इस अछूत वर्ग से आते हैं या इस प्रकार के वर्ग से हम आते हैं कि हम नीचे हैं, नीचे के तबके में हैं, तो वो सोच उनके दिमाग से गई नहीं, चाहे वो कितना ही ऊंचा अधिकारी क्यों न बन जाओ, नहीं समझे। तो वो सोचते हैं कि हमें तो केवल हम ही को लाभान्वित करना है, हम ही को मजबूत करना है, हमारे चाहे बेटे आ जाओ, चाहे दूसरी पीढ़ी आ जाओ, लेकिन उसने समाज के दूसरे जो उनको रिफंड नहीं किया, सोसाइटी को रिफंड नहीं किया। यदि वो सोसाइटी का सहयोग कर दे कि अब मैं स्टेब्लिश्ड हो गया हूँ, मैं IAS बन गया हूँ, तो मेरे जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं वो मैं दूसरे क्षेत्रों में उनको स्टेब्लिश कर सकता हूँ, प्राइवेट क्षेत्रों के अंदर उनको स्टेब्लिश कर सकता हूँ, तो उस ओर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। केवल सरकारी पदों पे पहुंचने के लिए वो ज्यादा उसका ध्यान रहता है। यदि वो चाहता है कि दूसरे जो निचले तबके के जो लोग हैं, SC ST वर्ग के हैं, वो भी एजुकेशन में आगे आए और वो भी इस प्रकार से सरकारी सेवाओं में भी जाएं, नहीं समझे, तो हमारा समाज कहाँ पहुंच जाता है। 7 दशक में तो बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा होगी। अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा माइलस्टोन लगा चुके पर एक परिवार जो है उसका एक भाई तो अफसर IAS बन गया, लेकिन उसका एक ही भाई है वो मजदूरी कर रहा है, तो वो चाहता है कि यदि ये मजदूरी करने वाला मजदूरी बना रहे हैं ना तो ज्यादा बढ़िया है, जबकि ये मेरी बराबर आ गया तो फिर मेरी जी हजूरी कौन करेगा। ये जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अम्बेडकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष जयपुर जिलाध्यक्ष नेताराम जी जो बता रहे हैं, बात ये है कि इनके संघर्ष 2 तरीके से है। ये संगठन 2 तरीके से संघर्ष कर रहा है। एक संघर्ष कर रहा है अपना संघर्ष अपने मतलब जातीय हिंदू लोगों के साथ में जो उनसे भेदभाव करते हैं। हिंदू वर्ण के लोग ही बोली वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय हैं, वो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, वो शूद्रों से भेदभाव करते हैं। एक संघर्ष तो उन तीनों से है।
दूसरा जो बड़ा संघर्ष है वो संघर्ष है अपनों से है, अपने लोगों से है जो अपनी जाति को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मनुस्मृति का जो मूवमेंट है, जी 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 आज के जो पुलिस वाले स्टार्स है आप, वो मनुस्मृति का जो मूवमेंट है जी, आपका, जी, जी। क्या एक्शन है आपका? जी 25 तारीख को बिठाओ शहीद स्मारक पे 10:30 बजे से जयपुर के विभिन्न इलाकों से लोग आएंगे और हम लोग उसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं वहाँ से भी स्टूडेंट्स आएंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे कि भाई मनु की मूर्ति इस देश में आप कहीं भी लगाइए, अपने घर में लगाइए, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो संविधान में चलना चाहिए। ज्ञापन इसको देखना, ज्ञापन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है राजस्थान के उनको दे चुके हैं और उसके अलावा सरकार को भी देंगे कि दो मांग हैं। पहला कि सरकार या तो लॉ बनाकर उसको हटाए या फिर कोर्ट में जो चल रहा है मामला उसको उसमें तेजी लाकर और फिर वहाँ से न्याय मिले। आप एक मजबूती से अपनी बात रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस उम्र में एक वैचारिक जो आपकी नज़र में है कि नेगेटिव अप्रोच है जो सोसाइटी में, उस अप्रोच को एक्सपोज करने के लिए, बाहर रखने के लिए इसमें प्रयास कर रहे हैं संवैधानिक रूप से। अपील ये है कि सिर्फ SC/ST समाज के नहीं और महिलाएं सिर्फ नहीं, जो अपर कास्ट वाले भी हैं वो भी आए और इसमें साथ में जो भी मानवतावादी मानते हैं विचार मानते, जो मानते हैं संविधान का राज होना चाहिए, वो जो भी मानवतावादी विचार करते हैं वो सब आए और आएंगे, लोग आएंगे। बिल्कुल आपकी जो एक वैचारिक विभेदन है सोसाइटी में, क्योंकि चर्चा से ही रास्ता बनता है, चर्चा से ही एक समाधान निकलता है। जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक विपक्ष नहीं होगा, पक्ष नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। और समाज वही है जो बदलाव के साथ चले। अगर समाज रुक जाए, रिजिड हो जाए, तो जो नदी रुक जाती है तो उसमें की सड़ जाती है। उसी तरह समाज में भी चेंजेस, बदलाव होते रहने चाहिए और भारतीय समाज तो बदलाव के लिए जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपका मिशन आपके लक्ष्य तक पहुंचे। मेहताराम जी का जो जातीय विभेदन का और जो दलित समुदाय का जो नीचे रहने का, जो सोसाइटी में अभी भी 4th ग्रेड पे रहने का जो सेगमेंट है, उसको ऊपर इक्वल ले जाने का जो मिशन है, वो भी आपका सफल रहेगा।